महसूस होता है। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। मन धैर्य धरो, मन धैर्य धरो, शिक्षा का सवेरा है। मन धैर्य धरो, देखो आया शिक्षा का सवेरा है। चलो जलाएं आपके चलते सब हो गया, बुला लिए रहते उसको। दीप। पल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस का अवसर है और इस शुभ संध्या पर हम शिक्षा, शिक्षक और वर्तमान शिक्षण व्यवस्था पर संवाद करेंगे। हम प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर कहकसा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, आरडीएस कॉलेज। जो बोलेगा जो बात करेगा। स्वर्णिम चौहान, पूर्व महासचिव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रोफेसर डॉक्टर धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वपल्ली राधा प्रणाली और वर्तमान की जो स्थिति है शिक्षा की हमारे बिहार और पूरे देश भर में, इन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सर, अरुण सर। हाँ बोलिए। जी सर, ये कुछ बातें हैं जो मैं अभी अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आंतरिक छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन घुसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करते। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्द हैं, उनके अनमोल विचार हैं। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें पूर्णता देता है और शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी रहे, नेता भी रहे और हमारे लिए पथ प्रदर्शक रहे सभी बच्चों के लिए और शिक्षा जगत के लिए एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन पे हम बात करेंगे। सर, आपसे मेरा सवाल ये रहा, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी अरुण सर, अपने देश में अंग्रेजी बोलने वाले को विद्वान माना जाता है और अपनी भाषा में बात करने वाले को के प्रति हीन भावना होती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी है, ऐसे लोगों के विचार हैं, क्या कहेंगे सर? अरुण सर। देखिए, सबसे पहले तो आज इस पूर्व संध्या जो कल शिक्षक दिवस मनाना है, इसके पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। जी। कल उस महामानव का जन्म दिवस है जो पूरे जीवन जिन्होंने शिक्षण देने का काम किया जी, और जिनको हम लोग सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाम से जानते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि अभी का जो चेन्नई है उसी के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। जी। और दर्शन की पढ़ाई में उनकी रुचि थी जी। इसलिए
बाद में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में चेन्नई स्थित एक महाविद्यालय में शिक्षण का काम उन्होंने प्रारंभ किया जी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनकी प्रतिभा को देखते हुए जब देश को आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे, उन्होंने उनको सोवियत संघ जो उस समय का यूएसएसआर था, जी जी, वहाँ राजदूत बना कर भेजा था। और फिर बाद में आप सब लोगों को पता है कि 1952 से लेकर 62 तक 1962 तक वो इस देश के उपराष्ट्रपति रहे और फिर 62 से लेकर 67 तक वो द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी जी, द्वितीय राष्ट्रपति। जी सर। तो इसलिए बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण काम किया है कि कल शिक्षक दिवस है और इसके पूर्व संध्या पर जी इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। जी देखिए, ये जो शिक्षा की बात जहाँ तक है कि हम लोग शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी इसी पर बातचीत करने के लिए हैं और हमारे साथ आप स्वयं विदुषी हैं और कहकेशा मैडम भी हैं और ये दोनों बच्चियां जो लोग काफी प्रतिभावान हैं, ये सब लोग हम लोग के साथ हैं और करीब करीब यहाँ शिक्षा पर बात करने के लिए शिक्षार्थी भी मौजूद है और हम शिक्षक भी मौजूद हैं। दरअसल आपका जो प्रश्न था उस पर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत खोज हुई है और आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की जो अरुण सर जी, सुरुचि हमारे साथ हैं, छात्रा हैं एमसीए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। जी सुरुचि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी 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 जी, स्वागत है थैंक यू जी जी अरुण तो सर। इस तरह से जी अरुण सर, अगर आप देखें आप तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है अभी जी, उसमें भी आप देखें कि छात्रों के लिए अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की बात, जी बिल्कुल, इसलिए कि ये बात पूरे दुनिया में अब इस बात की समझ बन गई है कि अगर किसी को एक्सेल करना है अपने क्षेत्र में तो इनिशियल पढ़ाई, उसकी प्रारंभिक पढ़ाई उसकी अपनी मातृभाषा में। बिल्कुल, हालांकि इसका बड़ा विरोध हो रहा है। जी सर। और आपने देखा होगा कि अभी एक भारतवर्ष के एक प्रदेश ने प्रारंभिक विद्यालय में, वो आंध्र प्रदेश है, प्रारंभिक विद्यालय में ही इंग्लिश की पढ़ाई उसने अनिवार्य कर दी है और उसके लिए वहाँ के हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ है। जी जी, तो सरकारें, जो दूसरी सरकारें हैं, वो सोचती हैं कि शायद इसके माध्यम से हिंदी थोपने की बात है, लेकिन दरअसल हिंदी थोपने की बात नहीं है जी। ये दरअसल अपनी मातृभाषा में, कोई तेलुगु है तो तेलुगु भाषा में प्रारंभिक अपनी पढ़ाई करे, कोई मलयाली है तो मलयाली भाषा में अपनी पढ़ाई प्रारंभिक करे, हिंदी के हम लोग जानकार हैं, हिंदी में हम लोग अपनी पढ़ाई करें मातृभाषा। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं को नहीं जानते, क्योंकि इंग्लिश आज अंग्रेजी एक पूरे, उसको तो यूरोप भी जाने का मौका मिला। मुझे तो लगा कि अगर फ्रांस में आप इंग्लिश में बात करना चाहें तो आपको बहुत हे दृष्टि से देखा जाए। एक फ्रांसीसी कभी पसंद नहीं करता है कि उसके साथ कोई अंग्रेजी में बात करे। और इसी तरह से यूरोप के, इंग्लैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो यूरोप के जितने, जर्मनी है, यूरोप के जितने भी कोरिया है, राज्यों में मैं गया, हर जगह मैंने देखा कि अंग्रेजी के प्रति एक दुराव है। इसलिए अब हम लोग, एक अलग बात है कि हम लोग इंग्लिश को एक मीडियम के रूप में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन यूरोप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार, और जितने भी उनके जो विज्ञान में उन्होंने प्रगति की है, वो चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, उन सब लोगों ने अपनी भाषा में प्रगति की है।
उन्होंने कोई इंग्लिश को नहीं अपनाया है। इसलिए अपनाया है। कहीं से कोई हीन भावना का शिकार हो कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं या हम अपनी मातृभाषा को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, जी, तो जी, ये जी। मेरे समझ से कदापि सही नहीं। तो सर ये व्यवस्था हमारे भारत की ये दुर्भाग्य है। बिहार की बात, हाँ हेलो, हमारी सरकार ने क्यों नहीं इस पे अभी तक ध्यान दिया है? इतने आवाज मैं सुन पा रही हूँ सर, आवाज साफ नहीं हो रही है? आप सुन रही हैं ना? मैं सुन रही हूँ। आप सुन रही हैं? जी बोले बोले बोले। तो अब जहाँ तक शिक्षा की बात है, देखिए अभी एक बात चल रही है पूरे दुनिया में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता जी। और फिर ये भी बात चल रही है कि शिक्षा में इक्विटी एंड एक्सीलेंस। जी जी। अब देखिए ये तीन शब्द जो है ये बड़ा महत्व का शब्द है। आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लीजिए कि आप चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगा और किनको शिक्षा देना है? अगर आप सिर्फ समाज के कुछ लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं तब तो मुझको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए नवोदय विद्यालय आपने खोल दिया है, कुछ केंद्रीय विद्यालय खुले हुए हैं, पब्लिक स्कूल्स खुले हुए हैं, लेकिन उससे आप इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा नहीं दे सकते। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा की किरण समाज के सबसे निचले पावदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। सार्वजनिक पैसों से चलने वाले जो संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मजबूत करना होगा। लेकिन अपने बिहार प्रदेश में क्या हो रहा है? आप सबसे ज्यादा खराब स्थिति में यहाँ की स्कूली शिक्षा, भवन बने हैं। ये भी एक बात आई है कि सभी ग्राम पंचायत में हम एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है जी। लेकिन जिन शिक्षकों को आपने रखा वहां पर, उनको रिक्रूट किया आपने वहां पर जी, और फिर उनको जो सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं, इन सब पर विचार करने की जरूरत है। आप अगर आज आप कहते हैं कि भाई आईआईटी के बच्चे जो हैं वो रिसर्च में नहीं जा रहे हैं, वो प्राइवेट संस्थानों में क्यों चले जाते हैं? जी, इसलिए कि आप रिसर्च का माहौल और उसके मुताबिक उनको पैसा पर्क्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको प्राइवेट जॉब ज्यादा पसंद आ रहा है और वो चले जाते हैं। अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है तो टैलेंट को आपको आकर्षित करना होगा। ये आईआईटी का लड़का सोचे कि नहीं मैं बिहार के स्कूलों में पढ़ाने जाऊंगा, लेकिन बिहार के स्कूल में वो कब पढ़ाने जाएगा? जब उसका वेतन एक कॉलेज के शिक्षकों के बराबर रहे या उससे भी ज्यादा रहेगा, तब वो आएगा। तब आईआईटीएन लड़का, आईआईटी से पास किया हुआ लड़का कहेगा कि नहीं मैं बिहार के स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा। अभी एक प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं है, एक प्रयोग। लेकिन और तो इस तरह से एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आ गई। बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तब दूसरे लोग भी आएंगे। ये लेकिन अब इक्विटी की बात आती है। अब देखिए ये इक्विटी जो है, समता, इक्विटी का अर्थ ये है कि आप कितने लोगों को एक्सेस दे रहे हैं एजुकेशन, कितने लोगों को आप एंट्री दे रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, तो आप नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ लोगों की शिक्षा होकर बन के रह गई, और इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि भारतवर्ष दो भागों में बटा हुआ है, एक इंडिया है और दूसरा भारत है। इसलिए कि कुछ लोग यहाँ पर जो एफ्लुएंट क्लास है वो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों की स्थिति खास्ता हाल है। एक समय था जबकि सरकारी स्कूलों में से बच्चे निकलकर एक्सेल करते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रह गई। इस पर एक मंथन करने की जरूरत है। तो आप इक्विटी की बात करते हैं, आप समता की बात करते हैं, और जहां तक आप ये नहीं कहें कि ये किसी की विरासत किसी को मिली हुई है। अभी तो आनंद कुमार जो है मैथमेटिशियन, जो आईआईटी की कोचिंग
कोचिंग देते हैं, उनका निकल रहा है अखबारों में और खास करके दैनिक भास्कर में उनका आ रहा है। उसमें आप देखिए कितने गरीब परिवार के बच्चों ने एक्सेल किया है, वो IIT में गए। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये किसी विरासत में किसी संपन्न, किसी धनी व्यक्ति, किसी उच्च जाति या फिर निम्न जाति या फिर मझोली जाति है, उसमें कुछ बंटवारा है। कहीं से भी टैलेंट आ सकता है, तो आपको इक्विटी पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर आप एक्सीलेंस की बात करते हैं, उत्कृष्टता, तो फिर इसीलिए दो तरह की विचारधारा चल रही है पूरी दुनिया में। और अमेरिका में इस तरह की विचारधारा है कि हम अच्छे स्कूलों को खोलकर और हम उसमें कुछ लोग को वहां पर हम प्रवेश दिलाकर एक टैलेंट पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन वहीं पर एक दूसरी विचारधारा भी अमेरिका में चली कि नहीं, हमको ऐसे संस्थानों का निर्माण करना है जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो कि सभी लोग उसमें जा सके, सब लोगों का प्रवेश मिल सके, सब लोगों को ऐसी शिक्षा मिल सके। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ हमारी जो रिक्रूटमेंट की पद्धति है वो फॉल्टी है। अब देखिए उच्च शिक्षा की बात अगर आप लें तो आप देखिएगा कि बिहार में उच्च शिक्षा बर्बादी की कगार पर। बिल्कुल सर। इसका कारण क्या है? हम लोगों ने डिमांड किया था, चूंकि शिक्षक संगठन में मैं रहा हुआ हूं, हम लोगों ने डिमांड किया था कि सर्च कमेटी बनाकर कुलपतियों की नियुक्ति। सर्च कमेटी बनी, लेकिन क्या खेल शुरू हो गया? मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमती ज्योति जो विधायिका की सदस्य थी, उन्होंने भरे इसमें विधायिका में उन्होंने कहा कि साहब कितना रुपया है भाई कुलपति की नियुक्ति के लिए, कितना रुपया जो है दिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, इसको यहाँ खुलासा हो जी। तो जहां पर कुलपतियों की नियुक्ति में तथा कथित जो बातें आती हैं, छन कराती हैं, उसमें अगर भाई भतीजावाद हो, उसमें प्रदेशवाद हो, उसमें फिर दूसरे तरह के खेल खेले जाएं, तो उस कुलपति से आप विश्वविद्यालय में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या करेगा? तो इस तरह से वो जो शिक्षण संस्थान जिनके लिए हम एक बड़ी उम्मीद लेके हम लोगों ने लगभग 30-35 साल अपने गुजारे हैं, वो देखते देखते पराभव की ओर जा रहा है। आपको ये भी सोचना होगा कि आखिर क्यों छात्र जो है वो हमारी छात्राएं यहाँ पर हैं, वो लोग ज्यादा ढंग से अपनी बातों को रख पाएंगे कि आखिर क्यों महाविद्यालय सुने पड़े, क्यों महाविद्यालय में छात्र नहीं जा रहे? ऐसा नहीं कि छात्र पढ़ नहीं रहे, महाविद्यालय में नहीं आ रहे, यानी इनकी पढ़ाई कहीं दूसरे जगह हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि महाविद्यालय से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिलेबस की भी बहुत बड़ी बात है कि आप अगर बच्चों को वैसा सिलेबस अगर आप देंगे, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो क्या आज के बच्चे क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हमको जॉब हो जाए, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। लेकिन देखिए इसके भी बहुत बड़े खतरे हैं। इतिहास की विद्वान बैठी हुई हैं, कहकशा जी बताएंगे, अगर हम इतिहास का ज्ञान हमको नहीं होगा, हम राजनीति को नहीं समझेंगे, हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां जो देश की हैं या दुनिया की हैं, दुनिया किस ओर जा रही है, विकास का कौन सा मॉडल हम लोगों ने अपनाया है, अगर ये छात्र नौजवान नहीं जानेगा तो हमारी पीढ़ी तो समाप्त होने पर लगेगी। लेकिन आज का छात्र नौजवान सिर्फ लैपटॉप पर बैठ के कुछ कमाई करने के लिए अभियान में लगा हुआ कि हमको किसी तरह से कुछ पैसा आ जाए। जरूरी है पैसा, लेकिन देश को भी समझना जरूरी है। देश कहाँ जा रहा है, किस तरह का देश हमको बनाना है, किस तरह की दुनिया हमको बनानी है, क्या बच्चे क्या एडुकेशन सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप आज पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है विकास विकास विकास। आप देखिए अगर इंक्लूसिव साबित, मैं यूनेस्को के कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने बताया अभी कि मैं 2017 में फ्रांस में था, पेरिस उसकी में हेडक्वार्टर्स है उसका। वहां पर सारे जो 193 देश के जो हेड ऑफ द स्टेट आए हुए थे, वे उन सब लोगों का कहना था कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, हम समावेशी विकास चाहते हैं, और समावेशी विकास तभी होगा जब हम समावेशी शिक्षा, प्रूव हो चुका है। तो समावेशी शिक्षा
जिसको मैंने पहले ही बता दिया कि शिक्षा की किरण अंतिम व्यक्ति तक, पावदान की निचली पावदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी पहुंच जाए, जिसको गांधी कहते थे कि वो बेचारा अपनी पारी का इंतजार कर रहा है। वहां तक जब तक आपने नहीं पहुंचाया शिक्षा को, तब तक आप, लेकिन आप क्या करेंगे? आप जहां खरबों अरबों रुपया आप छूट दे रहे हैं पूंजीपतियों, वहीं पर शिक्षा का आपका बजट 6% भी जीडीपी का नहीं पहुंच पाया। जबकि कोठारी कमीशन ने आज से 30-40 वर्ष पहले कोठारी साहब ने कहा था कि अगर शिक्षा को अगर हमको समावेशी शिक्षा देनी है तो जीडीपी का 6% हमको खर्च करना पड़ेगा। अभी आप 3.9 वगैरह खर्च कर रहे हैं टोटल मिला। तो ये सवाल तो है कि आप एक तरफ पूंजीपतियों को छूट दे रहे हैं, एक तरफ आप आर्म्स खरीदने में चाइना के साथ टेंशन बना हुआ है, पाकिस्तान के साथ टेंशन बना हुआ है, और हम खरीदे जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पानी पीने की सुविधा, अभी शुद्ध पानी हम नहीं दे पाए। हमारे स्कूल में बिल्डिंग अगर बने हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो एक विषय के शिक्षक हैं जो 3, 4, 5 विषय को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षक ही नहीं। उत्क्रमित स्कूल हमारे यहाँ है, बिहार के अंदर 9 उत्क्रमित स्कूल है। आप भी स्वयं बिहार के हैं, आप समझ रही हैं इसको कि क्या स्थिति है कि आप हायर एजुकेशन तक +2 तक उस विद्यालय को ले गए हुए हैं, लेकिन शिक्षक कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4। उसी तरह से लगभग एक आंकड़ा है कि लगभग अभी भी 2.5 लाख शिक्षक के पद बिहार में खाली, स्कूली शिक्षक की बात कर रहा हूं, प्राइमरी और ये बहुत और महाविद्यालयों की स्थिति आप समझ रहे हैं क्या? जी अरुण सर, मैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो आपने बात उठाई, ये मेरा सवाल भी था सर। अच्छा कि आपने ये बताई है, तो इस पे विस्तार से बताइए कि ये शिक्षा आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। जी बोलिए जी हाँ, शिक्षक जो है, शिक्षक की भर्ती नहीं हो पा रही है, और क्वालिटी शिक्षक जो है वो भी नहीं हो पा रही है, जिसपे सरकार को, राज्य सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में तो है ही बात समस्या, लेकिन हम बात बिहार की करते हैं। तो सर, शिक्षक की जो गुणवत्ता है और शिक्षक का जो पद खाली है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर विषय है ये। इस पे भी सरकार आवाज आपकी कट के आ रही है। कोई हेलो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आवाज? जी सर आप बोलें। जी सर बोलें आप। सर आप बोलें, अरुण सर। जी अरुण सर आप बोलें। अरुण सर आ रही है आवाज? सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। सर आप बोलिए। जी सर, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम। सर आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही सवाल था, आप कंटिन्यू रखें सर। जी सर, शिक्षक की गुणवत्ता और शिक्षक की भर्ती, ये बहुत सारे पद खाली हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विषय है गंभीर, जो राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है इस पे। जी सर आप बोलें, अरुण सर। आवाज आपकी सुन रहे हैं? अरुण सर आप बोलें। जी सर। मैम कहकशा मैम,
हाँ, नमस्कार। हेलो। समझना हेलो। चाहूंगी सर। हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर सर आएंगे तो फिर हम उनसे भी सब जुड़ जाएंगे। कहकशा मैम, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि शिक्षा से लोगों के व्यवहार में जो सुधार होने चाहिए थे, ये जी ठीक अरुण है। सर, अरुण सर, मैम आपसे मेरा सवाल था, शिक्षा से ठीक। लोगों के व्यवहार में जो सुधार होने चाहिए थी, उसके बजाय ठीक है। विद्यार्थियों के व्यवहार में सादगी वैसी दिखाई नहीं देती है। इसकी क्या वजह है शिक्षा की, जब हम बात करते हैं? जी मैम, क्या कैसा मैम? हाँ, ओके। सबसे पहले तो मैं आज बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान शिक्षक, वक्ता, प्रशासक और राजनयिक शिक्षा शास्त्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी 132वीं जयंती पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के जी जन्मदिवस के पर ये आयोजित है कार्यक्रम। और सभी जितने भी इसमें शामिल हैं, प्रतिभागी, अतिथि, सर, सबका मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। देखिए, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए मुझे। आप 10 मिनट का समय दें, मैं अपनी जो भी बात है मैं वो रखना चाहूंगी। जो भी मैंने अब जी तैयार सर, किया है, बिल्कुल। मैं सोचती हूँ जी मैम। कि शिक्षा पर, हम्म। जो आज का आपका विषय है, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, इस पर जो जी भी मेरा नजरिया है, मैं इस पे बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहती हूँ। देखिए, शिक्षा बेसिकली वो नींव है जिस पर किसी देश की बुलंद जी इमारत खड़ी होती है। और इस बिल्कुल। नींव को मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती है। और हम्म। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। क्या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर पाए हैं, दे पाए हैं ऐसी व्यवस्था जो बच्चे थिंक करे, सोचें, उनमें ये शक्ति हम्म। डेवलप हो? तो जी बेशक प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक सुधार की कोशिश हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत हम्म। धीमी है। और इसका नतीजा है कि अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। और योजनाएं बच्चों को हम्म। स्कूल तक लाई तो है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसकी बात सर भी कह रहे थे, आपने भी कहा, वो अभी दूर की कौड़ी है। जी बेशक बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है। बच्चों के भीतर, जैसे आपने व्यवहार की बात की, तो बच्चों के भीतर विचार और कर्म की जो स्वतंत्रता विकसित करना, दूसरों के कल्याण की बात सोचना और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना, इत्यादि इत्यादि। तो मेरी चिंता अभी तक अपने जी उपायों के जी द्वारा जी रहे मजदूर वर्ग, आदिवासी, दलित और समाज के जो हाशिए पर रहने हम्म। वाले हो गए, उन लोगों के लिए, जिसकी तरफ इशारा सर ने भी किया। तो आखिर शिक्षा से मैं सोचती हूँ कि आखिर शिक्षा से इस मजदूर वर्ग जी को क्या जी हासिल होता है? वास्तव में शिक्षा पर होने वाले विमर्श को इन वास्तविकताओं के संदर्भ में रख कर देखा जाना चाहिए। और सबसे पहले हम्म। बात तो शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। देयर शुड बी एजुकेशन फॉर ऑल। और संविधान में ये बिल्कुल। अधिकार प्रदत्त है। और इक्वल एजुकेशन फंडामेंटल राइट होना चाहिए। लेकिन इसको डाला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और ये कह करके डाला हम्म। गया कि रिसोर्सेस का अभाव है। आगे चल के देखेंगे, 10 साल बाद आगे जी। देखेंगे, लेकिन 60 साल हम्म। गुजर, लेकिन जी हुआ कुछ नहीं। पहली बार आप देखिए कि अप्रैल 2010 में राइट ऑफ एजुकेशन आया, मतलब सबको शिक्षा का अधिकार है। जी तो इसके तहत कोशिशें हुई, कुछ कोशिशें हुई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
जमीन की हकीकत तो देखिए कि 70 साल बाद भी लिटरेसी का परसेंट क्या है, कितनी इलिटरेसी है, पहली बात। और दूसरी बात, जो लिटरेट है उसमें भी बहुत बड़ा गैप है, इक्वल एजुकेशन नहीं है। और विदेशों की भी चर्चा कर रहे थे, तो विदेशों में भी आप कहीं जाएं, अमेरिका, सिंगापुर या ऐसा वहां नहीं है, वहाँ एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। आप चाहे रूरल एरिया में हो, रहते हो, अर्बन में हो, मेट्रो में हो, या गरीब हो, अमीर हो, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वही एडमिशन। और उसी एरिया के स्कूल में 2 किलोमीटर के रेडियस में बच्चों का एडमिशन हो। ये नहीं हो कि आप 10-10 किलोमीटर बच्चे को डीपीएस में भेज रहे हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल है एक ही कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन होगा, ठीक है। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज तो शिक्षा इंटरप्राइज बन गया है, जिसके पास रिसोर्स है वो बेटर एजुकेशन ले रहा है। बिल्कुल। और अभी तक तो ये सरकारी एजुकेशन सरकारी हाथों में था, अब ये गैर सरकारी क्षेत्र में चला गया। तो प्राइवेटाइजेशन में ये आर्गुमेंट दिया गया कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात आप कर रहे थे। लेकिन रियलिटी क्या है, 8वीं तक का बच्चा जब ऑटोमेटिक पास हो जाएगा तो फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात आप कहाँ से करते हैं? यही होगा कि बच्चा पास कर गया लेकिन उसको लिखने नहीं आया। आप असर का एक सर्वे रिपोर्ट असर जो है वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। तो ये एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा परिवार आधारित सर्वेक्षण है, और हर साल लगभग 6 लाख बच्चों तक ये पहुंचता है। और इसका जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया कि 5वीं तक के क्लास के बच्चों से का जब सर्वेक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि वो स्टैंडर्ड 2 के लायक, और 50%, फिर बाकी 50% बच्चों का क्या होगा? और वो तो अक्षर पहचानना भी नहीं जानता है। इसका मतलब है कि वो जो वंचित तबका है, जो एक लार्ज स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, उसके लिए पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गरीबों के लिए सब स्टैंडर्ड एजुकेशन लेवल, और बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं, बहुत फ्यूअर पीपल हैं जिनके लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। फिर सिलेबस भी कॉमन नहीं है, एक सिलेबस नहीं है, कहीं सीबीएसई है, कहीं आईसीएसई है, कहीं स्टेट का अपना जो है सिलेबस है। तो होना तो ये चाहिए कि एजुकेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक तो ये गवर्नमेंट ही के कंट्रोल में होना चाहिए। यूरोप के देशों में ऐसा ही है। और एजुकेशन का मतलब यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और एजुकेशन में जो जीडीपी 6 से 7% तक होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ 3%। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो आप 4 सालों में देखिए 1.06 से घट करके वो 0.62% पे आ गया। तो ये तो रही शिक्षा की बात। अब शिक्षकों की बात करिए। शिक्षक जो हैं वो अब आपको पता है आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों में शिक्षक का 50% पोस्ट वैकेंट, मैक्सिमम वैकेंसी अब बहाली नहीं हो रही है। और आप देखिए हायर एजुकेशन इससे अलग नहीं हाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक चल रहा है, टेम्पररी पे चल रहा है, कई डिपार्टमेंट बंद होने की कगार, बहुत गंभीर समस्या है। और एडहॉक टीचर्स की समस्या देखिए कितनी गंभीर है। मुझे तो एक घटना याद आती है कि आप फॉरेन की बात कर रहे थे, तो जर्मनी में आपको बताऊं कि टीचर्स की को हाईएस्ट सैलरी दी जाती है। और जो एक बात की बात है कि जब जर्मनी के डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे जजेस लोग टीचर्स जितनी सैलरी की डिमांड जब कर ये वहाँ की चांसलर एंजेला मर्केल से, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने जवाब दिया
हाउ कैन आई कंपेयर यू टू दोज हु टॉट यू? और हमारे यहाँ क्या हालात हैं देखिए, जब शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम लिए जाते हैं, बहुत सारे तो काम अब लिए बहुत हाँ उनको बूथ पे भेज दिया जाता है, जाति गणना, और आपको पता है कि जनगणना का काम लिया जाता है। हेडमास्टर जो बहुत है वो सारी, मिड डे मील ही में हाँ, बहुत सारी जिम्मेदारी है, में लेकिन लगे रहते हैं। सैलरी या पैसे की जब बात आती है तो उसमें हाँ कोई बिल्कुल, ध्यान नहीं मैं देता उस है पे भी जी। मैं उस पे वही बात मैं कह रही थी कि हम्म, पुअर सैलरी, और इतना ही नहीं, शिक्षकों को बुनियादी सहूलियत भी नहीं दे रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात आप कैसे करते हैं? टीचर पे कोई अटेंशन नहीं है, केयर नहीं है, उनको कोई राइट नहीं है, कोई जो एडहॉक टीचर बेसिस पे काम करते हैं उनको क्या राइट है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो फिर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात क्या करेंगे? कैसे इम्प्रूव होगा हमारा क्वालिटी बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन का? और फिर अब शिक्षार्थी की भी बात जहाँ तक है, तो देखिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग गैप चल रहा है। अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात ही लीजिए, तो इसके लिए ना प्लानिंग है हुई, ना व्यू लिया गया, ना डिस्कशन हुआ। और अब गांव का स्कूल देखिए, गांव के स्कूल में वहाँ कैसे ऑनलाइन क्लासेस होगी, हाई जी मैम, कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन लॉकडाउन में गाइडलाइन नहीं है। लॉकडाउन हुआ अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस पीरियड में कोई सही गाइडलाइन सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कोई भी सही नहीं आई है जिसकी हाँ, और एक बात ये भी कि देखिए बच्चे ज्यादातर जो वंचित तबके के हेलो हेलो आवाज क्लियर नहीं है, ऑडियो मेरी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो का मैडम। हेलो जी मैम, अरे हमारे पढ़ने से नहीं, जी थोड़ी मेरा कुछ हो ही नहीं, आवाज ही नहीं, मेरी आवाज गूंज रही है, ये आवाज गूंज रही है, देखो आवाज गूंज रही है मेरे को आवाज गूंज रही है। क्या करूं? आवाज गूंज रही। एक क्या बोलो कि आवाज कम कर लो। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज गूंज रही है, आवाज माइक किसी का माइक का स्पीकर जो खुला। सर गड़बड़, सब जगह गड़बड़ी है। हो तुम क्यों नहीं देते हो? आवाज आ रही है मैम? हाँ मैं अपनी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। मैं अपनी बात खत्म करूं? वो स्पीकर मत खोलिए, मैम स्पीकर मत खोलिएगा, आवाज गूंज जाती है। हाँ नहीं, स्पीकर ऑफ है। जी मैम बोले आप। हाँ तो मैं कह रही थी कि देखिए ऑनलाइन एजुकेशन शुरू, हाँ तो बहुत जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो स्मार्टफोन नहीं है तो फिर ऑनलाइन क्लास कैसे होगी?
और ऑनलाइन के नाम पे भी आपने फर्दर जो है इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज और मैक्सिमम, तो इससे क्या होगा कि इससे मैक्सिमम लोग पीछे छूट जाएंगे और कोई कोई वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी नहीं है, सब एडहॉक पे चल रहा है, सम पीपुल आर डूइंग इट। और तो इसके लिए कहना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, फैसिलिटीज डेवलप करना चाहिए। और अब एक और बहुत अहम बात यह है कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़ा जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टूल बना ही नहीं, जो होना चाहिए कि एजुकेशन में ग्रोथ। सुरुचि आप एक स्टूडेंट है, सुरुचि आप सुन पा रही हैं? सुरुचि, यस मैम, मैं सुन पा रही हूँ। यस मैम, हेलो, दो Yes, ma'am, मिनट मैं में। सुन पा रही हूँ। हेलो, मैम मेरी आवाज आ रही है? आई आगे। हाँ सुरुचि मेरे साथ स्टूडेंट है। सुरुचि सुन पा रही हैं आप? यस मैम, मैं सुन पा सुरुचि, रही हूँ। आप स्टूडेंट हैं एमसीए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की। आप क्या महसूस कर रही हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शिक्षक और शिक्षा और यहाँ पे शिक्षार्थी की। आप एक स्टूडेंट है, क्या आपने देखा है या आपको क्या फील हुआ है अभी तक, जो आपने स्टूडेंट के नजर से आप किस तरह देख रही हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो हमारे देश की कैसी है और क्या इसमें सुधार होना चाहिए, या कुछ आपने जो अब तक पढ़ा है, देखा है, उसमें क्या आपको समस्या नजर आती है? क्या आप कहना चाहेंगी? Yes, जी ma'am. सुरुचि। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा अभी का एजुकेशन है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 2 नंबर ज्यादा आ जाएगा, ये पढ़ लोगे तो 4 नंबर ज्यादा आ जाएगा। और आपने शायद ये सवाल किया भी कि हम इस एजुकेशन से हम जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो रहे, हम बस एक जॉब के लिए तैयार हो रहे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम पढ़ते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं कि कॉलेज अच्छा मिल जाए, कॉलेज में पढ़ते हैं कि जॉब अच्छा मिल जाए। इसमें कहीं पे भी हमें जिंदगी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं किया जा रहा। जैसे पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां बच्चे जाते थे, एक अपना टाइम स्पेन वहां पे गुजारा, लेकिन जब वो वहां से निकलते थे वो हर चीज के लिए रेडी होते थे। वो औरतों की इज्जत करना चाहते थे, उनको जॉब के लिए वहां कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। वहां पढ़ाई होती थी पर साथ में और भी शिक्षा होती थी। हमें कुछ नहीं, हमें बस इतना पता है 2 नंबर इसमें ज्यादा आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, और बाकी कोई नॉलेज नहीं है। दूसरा मैं मोरालिटी की बात करूंगी कि मतलब गुरु का बहुत अच्छा औहदा हुआ करता था। जैसे हनुमान चालीसा का पहला लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज। वैसे गुरु के जो चरण है वो कमल समान है, और आप उसकी धूल से अपना दिमाग, यू शार्पन योर माइंड विद दैट डस्ट। ये गुरु की इज्जत हुआ करती थी। आजकल तो बस वही है कि जो इंग्लिश पढ़ा है इंग्लिश का टीचर, जो हिंदी पढ़ा है, देयर इज नथिंग सच एज गुरु लेफ्ट इन इंडिया। जैसे, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम वेस्टर्न एजुकेशन को कॉपी पेस्ट मार रहे थे। देखिए मैम, सिविलाइजेशन कहीं की भी गलत नहीं होती है, वहाँ की वहाँ के लिए सही है, यहाँ की यहाँ के लिए सही है। अगर आपको उनको कुछ लेना है तो आप ले लो, हमने कंप्यूटर्स लिया,
ठीक है, लेकिन हमने अपना जो मेन चीज था योगा मेडिटेशन ये सब छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो कंप्यूटर भी चलाते हैं, वो योगा भी करते हैं। हमने अपने सिविलाइजेशन को ही नजर से देखने का पता नहीं कहाँ से ये आ गया कि नहीं योगा अच्छी चीज नहीं है, कंप्यूटर चलाना चीज है। दोनों साथ में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, दूसरी बात मैं मोरालिटी के लिए कहना चाहूंगी मैम, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं से भी आपको मोरल वैल्यूज नहीं दे रहा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करती हूँ, मैं अपने कॉलेज को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन जो हमारा कॉलेज है उसके सामने बहुत छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। मैं 16 से 19 के बैच में थी, मैं 19 में ग्रेजुएट हुई हूँ। इसमें कॉलेज की कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉलेज के एज ए स्टूडेंट हमारे सामने बच्चे भीख मांग रहे हैं और हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हम उनसे बात करें कि प्रॉब्लम क्या है। मैं खुद को भी ब्लेम करूंगी, मैंने एक बार कोशिश की पर चीजें वैसी जा नहीं पाई क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं था कि मैं बाद में कांटेक्ट करूं। मैंने उसे बताया सरकारी स्कूल मिड डे मील एंड ऑल, पर मैं उस चीज को कैरी ऑन नहीं कर पाई। ये एज ए इंडिविजुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वहां पे सोचिए एमडीडीएम का बहुत बड़ा नाम है। अगर वहाँ के सब स्टूडेंट और मैंने उससे एड्रेस पूछा, उसने बताया कोई इंटीरियर जगह था, तो मैंने सेफ नहीं समझा कि मैं अकेले जाऊं। बट अगर वो सब लोग एज अ ग्रुप करते तो सोचिए वहाँ पे तो एटलीस्ट जो बच्चे हम उनके लिए तो हेल्पफुल हो सकते थे। हम नहीं पूरे देश के काम आ सकते एट दिस मोमेंट, लेकिन हमारे सामने जो मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ से जो लड़कियां कॉलेज की जाती थी वो बच्चे उनमें टच ना हो इसलिए उन्हें ऐसे ऐसे करती थी। ठीक है, अभी कोरोना के टाइम में तो ये जस्टिफाइड है आप किसी को टच नहीं करो, लेकिन उस टाइम मैम ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। हम चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो बच्चे शायद वहीं पे भीख मांग रहे होंगे। अब तो मैं ग्रेजुएट हो गई, मेरा उधर जाना आना नहीं है, तो मोरल वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं मिलते हमें मतलब अगर मोरल वैल्यूज मिल रहे होते तो जो बड़े पोजीशन पे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स थे वो अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में नहीं छोड़ते। मोरालिटी की तो बहुत कमी है। साथ मैंने जो कहा जो गुरुकुल्स एंड ऑल, अगर ये पॉसिबल है तो हमें वो एंशिएंट के वो गोल्डन चीज को वापस लाना चाहिए जहाँ पे आपको गुरु मिले, टीचर नहीं जो आपको इंग्लिश हिंदी ये सब सिखा रहा है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको थ्रू आउट गाइड करे until you succeed in your life। और इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं है, हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही लेता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप जॉब के लिए अपना 12 साल लगा दो। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म होने के लिए फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट आई थिंक यू नीड अ गुरु। और जहाँ तक बात आपने एक लैंग्वेज की भी बात की, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आई एम अ कोडिंग इंस्ट्रक्टर एट एन ऑनलाइन कंपनी व्हाइट हैट। हम कोडिंग सिखाते हैं, बायजूस का पार्ट है ये। तो उसमें जब मैं ऑनलाइन कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है। कुछ दिन पहले मुझे बिहार की एक लड़की मिली, उसे स्पेनिश और जर्मन आता था। तो मैंने ऐसे पूछा भोजपुरी आता है, तो उसने ऐसे किया। आई मीन ठीक है, आप स्पेनिश जर्मन सीखना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आप मल्टीलिंगुअल बनिए, आप 10 लैंग्वेज सीखिए, पर ये नहीं कि आप भोजपुरी को बिल्कुल खुद नहीं आता। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं शायद जितनी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ उतनी अच्छी मैं भोजपुरी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं उस ट्रैक पे हूँ कि मैं सीख रही हूँ भोजपुरी, मैथिली, बजिका। बहुतों को पता भी नहीं होगा बजिका क्या होती है। तो शायद मैं कोशिश करूंगी कि लाइफ में मैं कभी सीख पाऊँ, लेकिन बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि अपने सिविलाइजेशन को हेट मत कीजिए। सो दैट्स व्हाट मैं इससे कंक्लूड करना चाहूंगी। बिल्कुल हाँ, अपनी गंध होती है। आप जहाँ से जड़ से जुड़े होते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद की जो बातें हैं, विचार हैं, और जो हमारे आज हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विचारों की भी बात कर रहे हैं, यहाँ उनके शुभ संध्या पे ही हम सब संवाद करने जुटे हैं। तो इन लोगों के महान विभूति रहे हैं। इन्होंने अभी अपनी मिट्टी से कभी भी अलगाव नहीं रखा, जुड़ाव रखा, और पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इन्होंने एक मैसेज दिया कि भारत क्या है और भारत की संस्कृति क्या है। एक मतलब कुंठित जो सोच है उसे हमें बदलने की उसमें जरूरत है। मैं एक और चीज समझना चाहूंगी, आप स्टूडेंट है, इसलिए मैं भी अभी जब मैं स्टूडेंट थी तो ये फील करती थी, और आप एक स्टूडेंट हो। वर्तमान जो शिक्षा की प्रणाली है, इसमें बदलाव से कितना फायदा होगा हमारे शिक्षा स्टूडेंट को, और इसकी जो सारी कुछ सिलेबस होते हैं, इसमें बाकी चीजें जो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। एज ए स्टूडेंट आप किस तरह से देखती हैं जो करंट अभी जो एजुकेशन की जो सारी कुछ है? देखिए मैम, चीजें इम्प्रूव हो रही है। मैं पेसिमिस्टिक नहीं बनूंगी कि सब चीज खराब है। चीजें इम्प्रूव हो रही है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन सब कुछ आप सिर्फ एंटायर आप अपना 14 साल इस चीज में लगा देते हो कि आपको अच्छा जॉब मिले, और जब वो अच्छा जॉब नहीं मिलता आपका लाइफ पूरा शैटर हो जाता है। आपको 14 साल वो मेंटली बच्चों को प्रिपेयर करना होगा कि आप यहाँ जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप यहाँ एजुकेशन लेने आए हो। जो चीज कहीं से भी मुझे 14 साल में नहीं मिली, मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया कि आपको लाइफ में ये करना वो करना,
सब बस यहाँ 2 मार्क्स बढ़ाओगे तो वहाँ 4 पैसे बढ़ेंगे, इसी पॉलिसी पे सब चलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे जितने भी बैच के जितने भी लोग हैं, अभी कोरोना में ही हम लोग ग्रेजुएट हुए, तो मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव जॉब्स। तो जॉब नहीं है तो सब धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये था ना कि ग्रेजुएशन होते जॉब चाहिए, तुरंत लॉकडाउन लग गया, हमें कुछ मिला नहीं, तो सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर हम ये चीज मेंटली प्रिपेयर होते, अगर हमें ये सिखाया गया होता कि अगर 6 महीना जॉब नहीं मिले तो भी कैसे सरवाइव करना है, ये सब चीजें एजुकेशन पॉलिसी में आप कोडिंग डाल रहे हो, आप सब कुछ डाल रहे हो, बहुत अच्छी चीजें, आप मॉडर्न बनो, लेकिन प्लीज ये एलिमेंट लेके आओ कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग डिग्री। मुझे 4 दिन नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं डिग्री देखने से थोड़ी खुश हो जाऊंगी, वो तो मेरे माइंड में ऐसा माइंडसेट होना चाहिए ना, कोई बात नहीं, आई विल फाइट इट टिल 5 years 6 years, जब तक नहीं मिलता है। ये सब चीज मैं एक यही पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगी, विच नीड्स टू बी चेंज इन एजुकेशन पॉलिसी। आपसे मैं समझना चाहूंगी, अभी एक खबर है सोनी मैम। यस मैम आपसे मैं समझना चाहूंगी, दैनिक जागरण में कुछ दिनों पहले वे एक खबर है, एक बार खबर छपी थी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में खुलकर कहा है कि शिक्षा अपने उद्देश्यों को ठीक से निभा नहीं पा रही है। क्या कहेंगी इस विषय पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बातों से शुरू करना चाहूंगी। जैसे मेरे डैडी का अपना स्कूल है, ठीक है, और वो गांव साइड में है, तो जब नए बच्चे आते हैं तो पहले तो बच्चों को देख के लगता है कि अरे ये 7-8 के लायक है, पर जब स्कूल में एडमिशन के लिए जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो वो 2-3 के लायक भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इससे क्या होता है ना, क्योंकि पेरेंट्स को होता है, वहां के पेरेंट्स में है कि नहीं हम करेंगे आराम से। अभी के पेरेंट्स के लोगों में हो गया है कि नहीं, हम अपने बच्चे को 2.5 से 3 साल में ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार कर देंगे। लेकिन गांव साइड में ऐसा नहीं है, उन लोग को लगता है चलो 6 साल 7 साल में करेंगे, जो कि उन लोग को जब 10th करने के लिए जाता है तो वो लोग एकदम बहुत बहुत अलग नेचर के हो जाते हैं वो लोग। और जैसे सर ने भी बोला है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं या फिर ये नहीं करते, तो सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। कल को अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं चाहूंगी कि उन्हें मैं अच्छी जगह पढ़ाऊं, उन्हें अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे खान पान दूं, वो किसी लिए। अगर मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजती हूँ तो इससे क्या होगा कि हाँ, एक समाज में मैसेज जाएगा कि हाँ उसकी मम्मी पापा ये है, और वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं जस्ट बिकॉज मुझे ये है कि हाँ चलो एक अपने सराउंडिंग में एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। और सारे पेरेंट्स यही चाहे कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में, दैट डजंट मैटर, बट एक अच्छी शिक्षा देना जरूरी है आज के डेट में। और जैसे यही हो गया, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, बुक्स आर द मीन्स बाय विच वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कल्चर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। और आज जैसे आज हम प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, उन लोग का एक टाइम होता है, 9 बजे से 2 बजे तक वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो मोरल वैल्यूज है इसकी बात कोई करता ही नहीं है। जैसे सुरुचि ने भी कहा कि 2 मार्क्स के लिए हम बोलते हैं कि हाँ चलो, हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग को होता था कि चलो ये फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ छोटा क्वेश्चन देख ले कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें और अच्छे मार्क्स लाएगा। बट हम ये नहीं सोचते, अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में हम अपने बच्चों को, या हम लोग अपने प्रेजेंट जनरेशन में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए। अगर हम पूर्वजों की बात करें, बहुत पुराने ख्यालों की बात करें, हाँ, नैतिक शिक्षा, हम श्री राम की बात करें तो उनको वो 14-15 साल की उम्र में वो निकल गए थे गुरुकुल के लिए। तो उधर का मतलब ये नहीं था कि हमें आपको किताबी नॉलेज दे देना है, बस आपका बच्चा तैयार है। उधर होता था कि नहीं, आपको हम पूरा हर एक तरीके से हम आपको परिपूर्ण कर देंगे, उसमें आपको अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। और अभी के टाइम में क्या है, हाँ अभी के टाइम में हो गया कि सबको नौकरी पाना है, हम लोग को भी ऐसे नौकरी पाना है, और हम लोग जो मोरल वैल्यूज हो गए या किसी बड़े का हो गया तो हम इसको नहीं करते। अभी जैसे प्राइवेट स्कूल की बात है, बच्चे स्कूल आवर में उन लोग का रहता है, अभी के जो स्टूडेंट्स है वो लोग टीचर से अपना मुंह लड़ा लेते हैं। उन लोग को ये नहीं पता है कि गुरु होते हैं, वो गुरु की
गुरु की बिल्कुल। बात को मानना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज गलत हो रहा है यहाँ पे। उन लोग का जैसे टीचर्स डे ही कल है, तो स्टूडेंट्स में होता है कि चलो टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है। अरे भाई, टीचर्स डे का मतलब तो समझो पहले। गुरु आपके लिए क्यों है, आपको इसका तो मतलब समझना चाहिए। मैम बस यही पार्टी हो तो गया मतलब तो समझाना, बेस जो आपकी आवाज क्लियर नहीं है। है अभिभावक की भी जिम्मेदारी है और शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि ये नैतिक शिक्षा जो है, ये नैतिक शिक्षा की जो बात है, ये शिक्षक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है मैम। देखिए, अभी के टीचर हो गया, स्कूल हो गया, इन लोग का बिजनेस हो गया है पढ़ाना। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए मेरी नजर में अगर मैं कहूँ तो आज के जो स्टूडेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए या स्कूली हो गए, उन लोग का एक बिजनेस हो गया है कि हमें 7 घंटे बच्चे को रखना है, उसी में बस हम बच्चे को नॉलेज दे देंगे। और यहाँ नॉलेज हर बात की नहीं हो रही, सिर्फ आपको जॉब ओरिएंटेड नॉलेज मिल रहा है जो अभी तक चलता है। तो इधर क्या हो गया, अगर हम अभी जैसे बच्चों में हो गया कि हाँ चलो हम स्कूल नहीं जाएंगे, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन से ही 11 12 के 10 तक तो स्टूडेंट्स ठीक रहते हैं। 11 12 में जैसे ही जाते हैं तो उन लोग को होता है कि नहीं, स्कूल को सेकेंडरी चीज में रखते हैं वो। और जैसे बड़ी बड़ी संस्थान, कोचिंग सेंटर हो गए, उसमें वो लोग अपना 1 लाख 2 लाख में अपना वो करवा लेते हैं एडमिशन, एंड स्कूल को वो भूल जाते हैं। अगर आप कोचिंग में ही अगर आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे दे रहे हो, तो आप सिर्फ उसको IIT JEE मेडिकल के लिए ही आप उसको तैयार कर। कोचिंग संस्थान में देखने जाएगी कि बच्चा बाहर क्या कर रहा है, वो तो बस देखती है कि बच्चा हमारे संस्थान में गाली गलौज नहीं कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो वो उधर तक ही देखती है। अगर जैसे अभी के बच्चे के माइंड में हो गया है कि नहीं, मेरे पापा ने पैसे दिए हैं, मेरे पापा ने 40,000 30,000 फेंके हैं, तो मुझे उस कोचिंग में जाना है और मुझे सिर्फ फिजिक्स होगा तो मुझे फिजिक्स का नॉलेज ग्रास्प करके आना है। वो ये नहीं देखते हैं कि हम अपने समाज में कैसे ढले। बस वो लोग अभी मैं जॉब ओरिएंटेड पे ही पूरा फोकस कर रही हूँ। तो अगर जब तक हमारे माइंड में रहेगा कि नहीं, हमें नॉलेज लेना है हर तरीके से, पैसे वाला नहीं, पढ़ाई वाला, या समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि खुद को आगे बढ़ाने के लिए तो सब आता है, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। और इसी पे मैंने एक और चीज देखा आपसे समझिए, इस बात कर रही थी कि हाँ, यही है नैतिकता की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा टीचर की है। और जब बच्चा बेसिक होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूली शिक्षा है, प्रारंभिक स्कूली शिक्षा है स्टार्टिंग में, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, संस्कार दें, अपनी संस्कृति के बारे में समझाएं। और जो भौतिक शिक्षा है, जो हमें नौकरी पाने की जरूरत है, वो भी जरूरत है और संस्कार की भी जरूरत है। ये शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है ना मैम? नहीं, देखिए सभी शिक्षकों की। हम पार्टिकुलरली शिक्षक को यहाँ नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अभी के जैसे स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने पैसे दे दिए, अब सारा काम टीचर्स का है, प्रिंसिपल का है। लेकिन ये वो लोग अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेते हैं उस जगह में, जो कि सबसे गलत है। अगर हम अपने बच्चों को 7 घंटे 8 घंटे टीचर के पास स्कूल में छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के साथ रहने की, 15 घंटे 18 घंटे, तो ये हम पेरेंट्स की होनी चाहिए। हम उन्हें मोरल वैल्यू सिखाए। अगर हम देख रहे हैं कि स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है या कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो हम अपने बच्चे को बताए, देखो बेटा ये चीज ये होता है, ये गलत है, इससे तुम्हें ऐसे बड़ों से बोलना चाहिए। तो ये आप सही कह रहे हैं कि इसमें नहीं, शिक्षा जो है, अभी शिक्षा की व्यवस्था की बात हो रही है, जो शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षक की ज्यादा होती है, अभिभावक की भी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभिभावक की नहीं होती है, लेकिन जब बच्चा ज्यादा स्पेंड टाइम करता है टीचर के पास, तो पहले की जो शिक्षा होती थी वो ज्यादातर नैतिक शिक्षा की ओर भी ध्यान देते थे। बाकी जो हमारे इतने बड़े बड़े विभूति आए हैं, स्कूल कैसा भी हो, खप्पड़ का घर हो और व्यवस्था हो ना हो, लेकिन उसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था, जिससे वो समाज में एक शख्सियत बन के उभरे। जैसे राजेंद्र बाबू की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के
अंदर कूट कूट की वो भावना होती थी कि समाज में अपने नैतिक मूल्यों का सबसे पहले ध्यान रखना, और उसके बाद की जो पढ़ाई होती थी, जो शिक्षा होती थी, उससे आप अपने नौकरी की, जो व्यवसाय की या जो जीवनोपार्जन की, मैं ये बात भी सही है, लेकिन शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है। अभिभावक और शिक्षक एक सेतु होता है बच्चे के स्वर्णिम भविष्य के लिए, निर्माण के लिए। तो देखिए ये ना दिवस वही रुकेगा हाँ, जब हाँ ये वही रुकेगा जब शिक्षण एजुकेशन देने का बिजनेस स्टॉप होगा। ये बिजनेस स्टॉप हुआ, उसके बाद बच्चे मोरल वैल्यूज से लेके एजुकेशन सब जगह से एकदम फुलफिल रहेंगे। अगर सबके माइंड में ऐसे जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक नहीं जुड़ेगा। हाँ, मतलब आप ये कह रही हैं, मतलब आपका भी मैं बात समझ रही हूँ कि ये है कि आज की जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था जो है, बाजारीकरण जो कर दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं एक होड़ सी लगी हुई है। इसको भी इसमें एक मतलब इसमें सुधार की जरूरत है। जो हमारे समाज, अभिभावक और टीचर और सरकार की जो हमारी जो शिक्षा नीति है, उसमें भी सुधार की जरूरत है, जिसकी वजह से शिक्षक भी परेशान हो जाता है। आपकी बात में यह जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। देखिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात हो गई, तो वहां पे स्टूडेंट्स का होता है, वहां पे गवर्नमेंट क्या करिए आज के बच्चों को अपने स्कूल में या शिक्षण देने के लिए वो लोग नए नए स्कीम लागू करिए, जैसे फ्री बुक देना, मिड डे मील हो गया। तो वहां पे गांव के बच्चे इधर से थोड़ा मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ चलो हम स्कूल जाएंगे तो हमें खिचड़ी मिलेगी, दलिया मिलेगा, वॉट एवर द थिंग इज। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि चलो हम गांव के बच्चे या कहीं के भी हो गए, बहुत बहुत इंटीरियर इलाकों, जब मैं न्यूज़पेपर में देखती हूँ कि बच्चे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पानी हेल के वो लोग गए हैं स्कूल, तो एक बहुत बड़ा एक अच्छा लगता है कि चलो हमारे समाज में कुछ वैसे जगह के भी बच्चे हैं जो फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा पुअर है, लेकिन वो अपने एजुकेशन के साथ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है हमारे समाज के लिए। और यही चीज अगर जैसे हम लोग जैसे सोशल वर्क में भी हम लोग रहते हैं, तो हम लोग एक मुजफ्फरपुर की एक जगह पे हम लोग गए थे, फ्री कॉपी, पेन, पेंसिल और जो भी एजुकेशन की चीजें हो गई, छोटी छोटी बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, तो उधर बच्चे हमने उसमें बिस्किट, नमकीन, टॉफीज ये सब भी ऐड किए थे। तो वो बच्चे थोड़ा इंटीरियर साइड हो गया था, पुरानी बाजार से पहले ही के साइड में है, तो वहां पे बच्चे इस चीज के लिए नहीं है कि उन्हें कॉपी और पेंसिल मिल रही है, वो इस चीज के लिए आ रहे थे कि उन्हें बिस्किट, टॉफीज और ये कुरकुरे, नमकीन उन्हें ये ऐसे मिल रहा है। तो ये इसीलिए ना क्योंकि वो लोग इस चीज से फेमिलियर नहीं है या उन्हें कम मिलता है। अगर उनके पेरेंट्स भी अगर इस चीज से करें कि बेटा तुम्हारे लिए वो खाने की चीजें भी जरूरी हैं, उसी तरह तुम्हारे लिए पढ़ाई की वस्तुएं भी जरूरी है, अगर इस चीज से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा जाएगा हमारे समाज के लिए। हमारे समाज के लिए जैसे आनंद कुमार की बात है, उन्होंने कहा था कि एक राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। तो वो तब तक होता है ना कि जब हम अपने हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि बेटा देखो अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तुम्हें उस जगह रहने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई और नहीं करवा सकता। या कोई एजुकेशनल हब हो गया, वहां भी हो गया, तो वो लोग करवा लेते हैं, लेकिन वो बाद में ये नहीं देखने जाते हैं कि बच्चा ने उस होमवर्क को किया है कि नहीं, क्योंकि उधर उन लोग के में होके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग के पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि हम लोग को बताते हैं कि चलो आज के कंपटीशन एरा में तुमको उस जगह स्टैंड करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यही नहीं, यहाँ पे ये बात आती है, वो समाज से, जिस समाज से आते हैं वहां पे उनकी गरीबी होती है, मजबूरी होती है। इसकी वजह ये है कि वो सिर्फ खाने की चीजों पे ध्यान देते हैं, और माँ बाप भी इतनी समझ नहीं रखते हैं कि उन्हें वो चीजें सिखा पाए कि आपकी शिक्षा आपके भविष्य को बदल सकती है, शिक्षा कितनी जरूरी है। और जो आप सुपर 30 की बात कर रही हैं, यहाँ की बात अलग है। यहाँ भी वो डेडिकेटेड बच्चे आते हैं जो आपने मूवी में भी देखी होगी, जो सुपर 30 मूवी बनी थी, कि इसमें पेट में अन्य चाहे मुझे 5 दिन 10 दिन भूखे रहना पड़े, वो बात अलग है। वहां पे जो स्टूडेंट आते हैं
वो बस एक पढ़ाई, शिक्षा और अपने जीवन को सुधारना और अपने समाज और अपने माँ बाप को सुधारना, परिवार को सुधारना और समाज के लिए एक अच्छा संदेश देना और खुद को एक काबिल इंसान समाज में खड़ा करने का उद्देश्य ही लेके आते हैं। लेकिन जब आप ये जो आप अपनी परेशानी बता रही है, मैं समझ सकती हूँ कितनी एक टीचर को, शिक्षक को परेशानी होती है जब उस समाज से बच्चे आते हैं जहाँ गरीबी होती है। जैसे मैंने शुरू किया था अपने डैडी के स्कूल से बात करना, तो मेरे डैडी के स्कूल में होता है कि जो अगर उन्हें कभी कुछ देखने को नहीं मिलता है तो उनकी अपनी मजबूरी। बोले। मैं बता रही थी कि जैसे हम लोग इधर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की बात हो गई या स्कूल की बात हो गई, तो बच्चों में वो नहीं है कि वो लोग सिर्फ एडुकेशन करते हैं। हम लोग मेरे डैडी का स्कूल थोड़ा इंटीरियर इलाके में है और वहां जब मैं जाती हूँ तो मुझे एक चीज बहुत खुशी होती है कि वहां का 4 साल का बच्चा भी इंग्लिश में बात करता है। एंड दे विल ट्राई। और फिर ये तो जैसे कि शिक्षण संस्थान से जुड़े होने के बाद मुझे लगता है कि हाँ चलो, मेरे मम्मी डैडी इसमें सुधारक का काम कर रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ी प्राउड की बात हो गई मेरे लिए। जो 2 साल का बच्चा जो उधर के इलाकों की लैंग्वेज में बात करते हैं, वो आज इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए। अगर मैं ये चाहूंगी कि मैं हिंदी बोल के, या क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा में, इसको इंसर्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर मुझे आज के एरा में अगर जीना है तो मुझे इस चीज को भी आना चाहिए। तो ये चीज हमारे समाज हाँ, इंग्लिश जो है वो हमारी मजबूरी है। मैं अपना विचार है ये मेरा, ये इंग्लिश मजबूरी है, सीखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। हम वहां प्रयोग करते हैं इसका जहां इसके बिना हमें काम नहीं चलता है। और हमारी ये बिल्कुल जो ढुलमुल रवैया है सरकार का, जो इसमें सुधार नहीं कर पाई है। काफी देश सुधार किए हैं, जो उन्हें अपने स्वाभिमान है, अपने संस्कृति और अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा पे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि पूरा तंत्र जो है, नौकरी अच्छी करनी है, पोजीशन पाना है, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपको एक भाषा की जो आप, लेकिन अभी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं कि इंग्लिश में भी बहुत सारे, आप देखिए कि हम गूगल भी है और हमारा बहुत सारे ऐसी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बुक वगैरह भी जो आप हिंदी में बढ़ चढ़कर हिंदी एक इतनी सरल और ये है भाषा की, अंग्रेजी हो हिंदी हो, भाषा की बात अलग हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल हो रहे हैं, हम ग्लोबल हैं। तो वैश्विक एक और बात, जैसे वैश्विक मंच पे जाने के लिए हमें भाषा की पकड़ होनी अच्छी बात है। मैं दो बातें और कहना चाहूंगी। जैसे सुरुचि ने बात शुरू की रोड साइड बच्चों की। जैसे हम कॉलेज से निकलते हैं तो बच्चे हमसे पैसे मांगते हैं, कुछ खाने के लिए बोलते हैं। तो मेरे को एक बच्चा मिला था, तो उससे मैंने पूछा कि तुम आते किधर से हो, तो बोला कि उसने पता नहीं रोड साइड बताया था, वो बहुत दूर हो जाता है हमारे कॉलेज वाले घर से, हमारे कॉलेज वाले एरिया से या मेरे घर की ओर से। तो उसको मैंने कहा कि तुम जब यहाँ पैसे मांग रहे हो, पैसे मांग के अपना पेट भर रहे हो, तो तुम उसके लिए पढ़ाई करो, तुम पैसे भी मांगो, लेकिन तुम अगर चलो मैं तुम्हारा नाम गवर्नमेंट स्कूल में लिखवा देती हूँ। मैंने उसको ये तक कहा था। वो लड़का 5 मिनट तो मेरे से बात किया, लेकिन वो उसके बाद भाग गया जब मैंने उसको कहा कि चलो भाई मैं तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ। वो ये हमारे समाज में होगी कि बहुत शॉर्ट स्पैन में कह सकते हैं ना, बच्चों को माइंड में है कि नहीं, मम्मी पापा ने कहा है कि हमें पैसे लेने हैं तो पैसे लेने हैं। पेरेंट्स, वहां के पेरेंट्स अगर देख रहे हैं कि हम गरीब है, तो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को और प्रोत्साहित करना चाहिए, बेटा तुम ही हो हमारे सुधारक, तुम्हारी वजह से ही हम दुनिया देख सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं करते, पेरेंट्स यही करते हैं, चलो बेटा तुम पैसे मांग लो, कल होके तुम्हें ठेला चलाना है। तो ये बहुत खराब चीज हो जाती है। हाँ, ये वो तबका ऐसा है जिसे इतनी समझ ही नहीं होती है। उन्हें बस एक सहारा लगता है कि ये पैसे मांगेंगे और जो पैसे मिलेंगे उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा, आगे की नहीं सोचते जैसे हम और आप सोचते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी हम और आप पे ही बनती है कि इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है जो, लेकिन हमें जैसे आप बात करें समझाना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था, पर वो बच्चा फिर भाग गया जब उसको मैंने कहा अपने पास देखती हूँ कि ऐसे बच्चे बहुत सारे दिख जाते हैं। अभी भी ऐसे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो समझते हैं, उनके माँ बाप समझते हैं। जैसे आप रेडी पटरी पे है,
आप देखोगे कई लोग जो संस्था चलाते हैं वो लोग ऐसे बच्चों को हायर करते हैं, लेते हैं, समझाते हैं, जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो है, फिर भी समझाते हैं और उनके जीवन स्तर को सुधारने की बीड़ा उठाते हैं, ऐसे यूं कहें तो तो है। जैसे ये लेकिन इस अभी मुश्किल काम को करने वाला ही शिक्षक जो होता है वो गुरु होता है। अभी जी रिसेंटली में एक मूवी रिलीज हुई बोले थी। बोले बोले। अभी रिसेंटली में एक मूवी रिलीज हुई थी ऑनलाइन साइट्स पे, इसका हॉल में तो अभी होना नहीं है बट रिलीज हुई थी। उसका नाम था परीक्षा, और ये दिल्ली के एक रिक्शा पुलर की कहानी थी। उसका बेटा बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत अच्छा है भी, ठीक है। तो उस मूवी में क्या हुआ, वो रिक्शा चालक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो हर बुरी से बुरी चीजें करने के लिए तैयार था। और जब वो रिक्शा पुलर जब स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चों को छोड़ता था, तो वहां क्या होता था, बच्चे आज एग्जाम दिए, जैसे उसमें सीन दिखाया, इस बच्चे ने आज एग्जाम दिया, उसका 12th हो गया, तो उसने क्या किया, वो उसने अपना बुक्स और बैग साइड में फेंक दिया। तो रिक्शा पुलर उससे कहता कि बेटा तुम्हारे ये काम का नहीं है। तो बोलता कि अंकल क्या बोल रहे हो, मेरा तो एग्जाम हो गया, अब मुझे थोड़ी पढ़ना ये सब। तो रिक्शा पुलर कहता है कि तो मैं तुम्हारी बुक्स ले लूं। तो फिर वो कहता कि हाँ अंकल आप ले सकते हो, ये मेरी जरूरत की चीजें नहीं है। तो वो रिक्शा पुलर लाता है, अपने बेटे को वो चीज देता है जो उसका बेटा हर नॉलेज से फुलफिल है, उसको सब कुछ आता है जैसा कि मूवी में दिखाया। तो वो अपने बेटे को देता है, उसके बाद उसके माइंड में हो जाता है। और उसका बेटा हिंदी उसको नहीं उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था। तो उसके बाद उस मूवी में दिखाता है कि उसके पेरेंट्स, उसके पापा में, जब वो स्कूल में छोड़ने जाता है, उसके पापा के माइंड में आ जाता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा है पढ़ने में कि सबको टक्कर दे सकते हैं, तो मैं इसको अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकता। तो वो जिस हाँ स्कूल बिल्कुल, में ये जाता है कि वो जो आप बात कर रही हैं, ये चर्चा में ये एक, इससे ये समझ में बात आती है हमारे कि वो समझ है, एक होता है नैसर्गिक, एक गॉड गिफ्टेड होता है, जो ये समझ होती है, कई लोगों में नहीं होती है। लेकिन हम और आप जैसे जो समाज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझाने की जरूरत होती है, जो बहुत तकलीफ भी होती है और बहुत समय लगता है ऐसे लोगों को समझाने में। तो और एक बात यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ऐसे जो शिक्षक हैं, जो गुरु कहते हैं, जो गुरु होता है वो बहुत तकलीफ भी उठाता है, तभी वो किसी पुरस्कार के हकदार भी बनता है, उसका नाम भी आता है। तो यहाँ आप जो कह रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि परेशानी आती है, ऐसी नहीं है कि परेशानी नहीं आती है, लेकिन तभी तो हम समाज सुधारक कहे जाते हैं, बीड़ा उठानी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है इसके लिए। तो अभी इस बातचीत का यही है एक और कि बात जो कहूंगी यहाँ पे। बोलिए। जैसे देखिए, मैं जैसे बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ, और क्योंकि मैं उसकी महासचिव भी रही हूँ, तो वहां पे एक दो चीज मुझे बहुत खराब लगी एज अ महासचिव में भी, जब मैं इस चीज से रूबरू होती थी। एग्जाम्स हुए, ठीक है, हमारे छात्र संघ कार्यालय पे एक दो कॉपीज आई, तो एग्जाम हुए, बच्चे ने इतनी स्टूडेंट ने, जबकि ग्रेजुएशन का छात्र है वो, उस स्टूडेंट ने इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 60% 70% के ऊपर मार्क्स आए, उतनी गंदी राइटिंग होने के बाद। उसके बाद होता था कि वो लोग इस पे भी क्या करते थे, दैट्स से कि वो मतलब पैसे लगा के वो लोग अच्छा मार्क्स के लिए करे, नहीं तो सोर्स पैरवी करे। तो ये चीज आज के स्टूडेंट्स में, ये अगर बहुत ये गलत चीज वो बात लोग, होती है। हाँ, तो हम लोग में इसके थ्रू, या फिर हमारी बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में क्या होता था, जैसे मेरा ग्रेजुएट हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 5.5 साल में, चूंकि मेरा बीबीए था और 6 सेमेस्टर में इसके जो एग्जाम लेने थे, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, 1.5 साल 2 साल पे एग्जाम लिए। तो जिससे क्या होता था, हम लोग जो, अगर मुझे अभी एमबीए भी कर लेना चाहिए तो मेरा सिर्फ बीबीए ही हुआ है आज के डेट में, जो कि मैं 5-5.5 साल में मैं 2 डिग्री ले सकती थी। तो जैसे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थी, और इसने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पढ़ाई को एक अलग नजरिए से देखा, जब छात्र संघ, क्योंकि 40 साल बाद ये इलेक्शंस हुए थे, तो इसको सुधारने के लिए तो कोई नहीं आया, परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हर एक कोशिश की
कि जैसे हम्म। किसी की बुद्धि को ठिकाना कैसे लाए, तो हमने कुलपति की बुद्धि को ठिकाना लाने तक के लिए यज्ञ किया कि कुलपति की बुद्धि ठिकाने पे आए, जो पढ़ाई व्यवस्था हमारे बिहार यूनिवर्सिटी का सुधरे। ओके, तो ये तो देन क्या एक होता था उसके बाद? हाँ हाँ। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो है ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर विषय है। और जो सरकारी स्कूल का संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी हम और आप पे ही है। समाज है, अभिभावक है, शिक्षक है। शिक्षक की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो जब इस फील्ड में आते हैं, जब इस करियर के तौर पे चुनते हैं, तो उन्हें ये समझना होगा कि कितनी जिम्मेदारी का पद होता है। ये माँ बाप भी नहीं समझते जब, तो शिक्षक एक विद्यार्थी को वैसा बनाने की कोशिश करता है कि मेरा नाम हो, कि इसके टीचर कौन है। जो बहुत ही बच्चा ऐसा था, और अब जब निकला है तो शिक्षक कुछ शिक्षित हुआ है और कुछ समझदार हुआ है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। ये सब चीज टीचर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, परेशानी आती है टीचर के साथ। मैं यहीं पे, यहाँ हम यही बात कर रहे हैं शिक्षक की, और शिक्षक जो स्टूडेंट है, और शिक्षण जाकी जो ये संस्था है, और जो सरकार की उदासीनता है, ये सब विषय पे हम बातचीत कर रहे थे, अभी समझ रहे थे। इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। बहुत ज्यादा शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि आप भाषा की जो बात कर रही हैं, और जो गरीब तबके के, निचले तबके तक की बात हमारी मैम भी कर रही थी, कहकशा मैम थी, अरुण सर थे हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन तमाम सभी से बात करके, सभी मेहमानों से बात करके हम यही समझ रहे हैं कि यहाँ पे सुधार की जरूरत है। पद हर पद को सुधारना है। हर वो जो रास्ता है, और हर कदम पे सुधार की ही आवश्यकता है। जब तक सुधार नहीं होगा, शिक्षक और जो इंस्टीट्यूट है और जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब कुछ को सुधारने की जरूरत है। हम सबको मिलकर सुधारने की जरूरत है। अभिभावक है, टीचर है, और हमारी सरकार है। इन सबको सुधारने की पहल करनी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था जो है, शिक्षा की व्यवस्था, ये सुदृढ़ होगी, सुधरेगी। और जो निजी संस्थान है, निजी स्कूल है, वो तो कर रहे हैं अपने काम, बखूबी निभा रहे हैं। वहां का बच्चा जब जाता है निकल के, तो अपने आप को लीड कर लेता है और कंट्रोल भी कर लेता है समाज में। लेकिन जो यहाँ जो सरकारी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? जो कई बार सरकारी स्कूल के बच्चे भी अगर टीचर मेहनत करते हैं, जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार अभी मिले हैं जिन भी, उनके काम को भी देखिए, उनसे भी प्रेरणा मिलती है कि वो किस तरह से कम अभाव में रह के, कम संसाधन में भी अच्छा काम किए हैं, और यहाँ तक पहुंचे कि उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनका चयन हुआ और उन्हें दिया गया है। जी बोलिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने संक्षिप्त में, हाँ जी, आपने शिक्षण संस्थान की बात की, तो अभी बहुत अभी बड़े बड़े स्कूलों में क्या हो गया, जैसे लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, हम यही कहेंगे, जैसे अच्छे अच्छे सीजन आते हैं वैसे लॉकडाउन का सीजन चल रहा है। तो इसमें क्या होता था, अभी सब कुछ शुरू है लेकिन शिक्षण संस्थान सारे बंद है। और अभी एडुकेशन सिर्फ उन बच्चों को मिल रहा है जो फीस पे कर रहे हैं, और सिर्फ ऑनलाइन कोर्स का, ऑनलाइन स्टडी का कोड उन्हीं को आ रहा है। और बच्चे तो ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, ना उसके पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं कि उसके बच्चे का साल बर्बाद हो रहा है, ना ही वो स्कूल ध्यान दे रहा है कि हमारे बच्चे का एक साल बर्बाद हो रहा है, हम अपने बच्चे का एकेडमिक करियर खराब कर रहे हैं। और फिर यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, और अपनी बातों को मैं यहीं पर पूर्ण विराम देती हूँ। एक लाइन मैंने लिखा था, शिक्षक का अर्थ जब जब नौकरी अर्जित करना रहेगा, आर्थिक विकास तो हम बहुत कर लेंगे, मगर बौद्धिक और सामाजिक विकास के मायने बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर हम मैं यहाँ इस बात को आपने बिल्कुल चिंता अपनी बताई है, लेकिन यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूँ, बहुत ही संवेदनशील समय है, संकट का समय है, वैश्विक महामारी है, तो जान है तो जहान है। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, ये बात तो कोर्ट तक पहुंच गई, अभिभावक और कोर्ट और ये जो शिक्षक प्रशासन है, ये सब
अभी बात ये चल रही है कि एक साल खराब हो, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जोड़ना चाहूंगी कि इसमें बच्चे की संक्रमण हो जाता है तो बच्चा भविष्य है देश का, वो भी बचा रहे। और बाकी जो परेशानी है ग्रामीण अंचल की हम बात करें, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई वैसे चल रही है, लेकिन अगर पे की भी बात की तो स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक मानवीयता संवेदना के साथ एक वार्तालाप करे, एक बातचीत का ऐसा रास्ता निकाल रही है, वो कई स्कूल निकाल भी रहे हैं। तो ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इसको हम और आपको बैठ के समझ के देश के। तो अभी का जो कोरोना महामारी का ये संकट काल है, ये एक तरह से बहुत कुछ हमें आप में सुधार लाने की, सिस्टम सुधारने की, तौर तरीकों को सुधारने की बात हो रही है। तो अभी ये चिंता का विषय तो है, लेकिन समय बहुत बदल रहा है। या देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व दुनिया की बात हो रही है। तो ये धीरे धीरे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये समय ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी आपकी भी चिंता वाजिब है। आपने जो अपनी चिंता बताई वो भी है कि समय भी बीत रहा है, चिंता है, ऐसी बात नहीं है कि अभिभावक में चिंता नहीं है। तो आपकी चिंता भी अपनी जगह सही है, भी एक चिंता का विषय है, लेकिन हम सब इस संकट के आगे कुछ सोचने को मजबूर हैं कि लेकिन बस यही करेंगे कि सब कुछ ठीक हो और बच्चा फिर से अपना क्लास जाए, पढ़ाई करे, और उसका समय जो है उसको किसी तरह, अभी देखिए नीट की एग्जाम है और इसके लिए भी काफी विरोध हुआ है, विरोध सहना पड़ा है, लेकिन सरकार है, सरकार का भी फैसला है। तो देखिए ये मुद्दा लड़ाई का मुद्दा नहीं है, सरकार है, समाज है, अभिभावक है, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हर घर के बच्चे हैं। तो ये सब थोड़ा समझ के और इस पे विचार करके ही फैसला आएगा और बातें होंगी। जी, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं स्कूल खोलने के अगेंस्ट में हूँ या मैं इसके फेवर में हूँ, मैं न्यूट्रली कह रही हूँ कि आज के डेट में अगर हम कोरोना के पूरे केसेस को देखें तो हमारे इंडिया में 40 लाख या उसके कम या उससे ज्यादा होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन 40 लाख के अप्रॉक्स होंगे। आप इससे सहमत हैं? और ये डेटा क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोग जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम लोग बड़े हैं, हाँ, हम इस चीज का हम इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे। जैसे हम मार्केट में ही निकलते हैं, मेरे डैडी ऐसे ही एक बार निकले थे तो वो पूरा एकदम सैनिटाइजर मास्क लेके गए थे बाहर, लेकिन जब वो उस वेजीज मार्केट में गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी वहां पे मास्क नहीं लगाया हुआ था, जो कि कोरोना को संक्रमित करने में सबसे ज्यादा है। कि अगर मैं बोल भी रही हूँ तो अगर मेरे सलाइवा का अगर जरा सा पार्टिकल्स भी अगर हवा में उड़ रहा है तो ये भी कोरोना का बुलावा देना ही होगा। तो ये जब बड़े लोग नहीं समझ रहे और हम 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को देखते हैं कि बाबू तुम्हें 20 सेकंड 30 सेकंड तक हाथ धुलना है, तो वो धोता है। और हम लोग में हो गया कि नहीं, हमें टाइम की कमी हो गई है तो हम जल्दी से 2 सेकंड में हाथ धुल के हम निकल लेते हैं। तो आज का बच्चा भी कोरोना में जीना सीख गया है, जितना बड़े नहीं सीखे हैं। उन्हें पता है कि हाँ, हमें 2 गज की दूरी रखनी है, 2 गज की दूरी रखनी है। हमें अगर हम किसी को ऐसे टच भी करते तो हमें सैनिटाइजर से हाथ धुलना है या सोप से हैंड वॉश करना है, तो या ये हमें मास्क। बिल्कुल मैं यही हाँ, बस आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बड़े जो हैं वो नादानी करते हैं, बच्चे जो होते हैं जल्दी समझ जाते हैं। एग्जैक्टली जब सरकार की तरफ से इतना कहा जा रहा है कि आपको 2 गज की दूरी रखनी है, समझाने वाला तो जी, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते हैं वहां पे मेट्रोज क्यों नहीं शुरू हुए हैं? जस्ट बिकॉज कि वो लोग, मेट्रोज में आदत होता है कि हाँ चलो हमें जल्दी उतरना है तो हम गेट पे ही खड़े रहे। जो कि अब जब मैं दिल्ली में थी तो उस टाइम क्या होता था कि हम लोग निकल रहे हैं, जैसे हमें निकलना है तो तुरंत घुसने वाले हमसे पहले तैयार रहते थे। तो यही बात है, यही तो परेशानी है। हाँ, बिल्कुल हाँ। तो अभी भी हम देख रहे हैं जैसे दिल्ली एरिया में अभी मेट्रोज का शुरू हो जाना है, लेकिन वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ ऑफिशियल वर्कर्स जो होते हैं उनको प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर जब अगर हम ही नहीं समझते हैं है ये है। हाँ, अरुण सर आ गए हैं।
अरुण सर आ गए हैं। ये आपकी परेशानी बिल्कुल सही बता रही हैं, ये परेशानी झेलनी पड़ती है और ऐसे लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने भी देखा है जी, होती है ऐसी परेशानी, लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो बहुत परेशानी होती है। अरुण सर, और चलते चलते आपसे मैं एक समझना चाहूंगी कि जो भी कुछ नेट है, एक व्यवसाय बन गया है, इस पे शॉर्ट में संक्षेप में कहेंगे इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, जिसकी वजह से सारी कुछ परेशानी आती है, मॉरल नहीं है। और जी अरुण सर, शिक्षा का बाजारीकरण। अरुण सर, आवाज आ रही है? अरुण सर, अरुण सर, आवाज नहीं आ रही? आवाज 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 नहीं आ रही है अरुण सर। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर, आप सुन पा रहे हैं? एक और बात है, स्वर्णी मैम, आवाज नहीं आ रही है सर उसके पास, बात करते हैं। स्कूल की भी खस्ता हालत है वहां पे। सर की आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ग्रामीण भारत की जब बात करते हैं, शहर में तो सब कुछ हो रहा है, कैसे भी मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है हम, तो यहाँ बहुत चिंताजनक स्थिति दिखती है। एक बार आप फिर से रिपीट करिएगा, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। उसको किस तरह से सुधारने की जरूरत है? स्कूल की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है अभी के टाइम में। उसको आपके विचार? आप अभी के अगर प्रेजेंट स्कैनियरियो को देखेंगे तो अभी के टाइम में हो गया है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने घर की लग्जरी लाइफ को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे स्कूल शिक्षा से जुड़े होने के बाद, स्कूली संस्था से जुड़े होने के बाद जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स के माइंड में गांव वाले एरिया में क्या हो गया है कि वो लोग ग्रुपिज्म वाला माहौल चल रहा है कि आप फी नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे। और स्कूल को अपना स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट होते हैं। उन लोग के पास एक्सटर्नल सोर्स नहीं होते कि हाँ चलो हमारे पास स्कूल का भी पैसा आ रहा है या सैलरी आ रहा है और हमारे पास कोई और भी सैलरी का माध्यम है। तो पेरेंट्स के इधर माइंड में हो गया है, गांव एरिया में पेरेंट्स के माइंड में हो गया है कि चलो भाई साहब आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम भी नहीं देते, जिससे वो अपने बच्चे का भविष्य का तो वो चूल्हे में ही डाल रहे हैं या डाउन में ही कर रहे हैं। और उससे क्या, और सिटीज एरिया में क्या हो गया, जैसे आवाज आ रही है? आ रही सिटीज एरिया में हो गया है कि नहीं, हम अपने बच्चों को अच्छे टीचर से पढ़वाएंगे, अच्छे स्कूल से। वो लोग पेरेंट्स अभी जिनका माहौल है वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ चलो हमारा पैसा जा रहा है या अभी प्रेजेंट में हम लोग को खाने के लाले पड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित करना चाह रहे हैं, इसलिए वो इसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे अपने बच्चों के भविष्य के साथ। लेकिन यही हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाए तो वहां बच्चे उस गांव वाले माहौल में तो दोबारा ढल गए हैं, जैसे कि हम लोग का स्कूल है तो वो लोग उस माहौल में तो दोबारा ढल गए। उनको जो हमने उस बच्चे को बनाया था उनको फिर हमें दोबारा बनाने में अब 2 साल लगेंगे स्कूल को।
बिल्कुल सारे बिल्कुल स्कूलों की सर, सर बिल्कुल सर, आवाज आ रही है? अरुण सर, अरुण सर, अरुण सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, हम शिक्षा और भी बातें करेंगे आगे। कल भी हम शिक्षा के दिवस पे मिलेंगे और बातें करेंगे। बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ यहाँ पे बातें निकल के आई। तमाम जुड़े मेरे मेहमान अरुण सर, स्नेहिल पांडे और कहकशा मैम, स्वर्णिम, मैम आपका, और जो मेरे साथ स्टूडेंट की सुरुचि, आप सभी तमाम जुड़े दर्शकों का भी धन्यवाद। यही बातें निकल के आ रही है कि बहुत सारी सुधार की जरूरत है, जिसमें सबके साथ और सहयोग की जरूरत है। सरकार है, समाज है, अभिभावक है, टीचर है, सबको मिलकर के सुधारना होगा। जो शिक्षा की चरमराई व्यवस्था है उसको सुधारने की बहुत बहुत जरूरत है। आवाज आ रही है आप मेरी? सभी का बहुत बहुत आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? सर, जी जी जी। लेकिन हमारा प्रोग्राम अब बहुत ही हो रहा है, तो आप एक चलते चलते छोटे से अपनी बात कहें कि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ शिक्षा को बेच रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको सुधार कैसे होगा? बहुत संक्षेप में सर। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज आ रही है? आ रही है, बोले सर। शिक्षा का हाँ, आवाज आ बाजारीकरण रही है कैसे? क्या? आ रही है, आ रही है, हाँ, आ रही है हेलो सर, हेलो, आ रही हाँ है, हाँ हाँ, ओके। आ रही है। देखिए, पहले भी शिक्षा शिक्षण का बाजारीकरण संस्थान, बहुत जल्दी एकदम शॉर्ट में एकदम सर। एकदम, पहले शिक्षण संस्थान भी व्यक्तिगत लोगों ने खोले थे, इंडिविजुअल्स ने खोले थे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? हम्म हम्म। आवाज नहीं आ रही सर। फ्री एजुकेशन देंगे। आवाज आ रही है? हाँ, आई आई देंगे। आई आई। लेकिन बाजारीकरण का मतलब क्या हुआ? आपने शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया। और इसीलिए आप देखिए कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो शिक्षा के क्षेत्र जी में आए हैं। तो शिक्षा के जी। क्षेत्र में आके उनका काम, वो कोई फिलैंथ्रोपी करने के लिए नहीं आए हैं। ये यहाँ पर सिर्फ शुद्ध मुनाफा कमाने के लिए आए हैं कि हम बेचने के लिए बैठे हुए हैं और कोई खरीदार आवे, जिसके पास पैसा है वो आवे और उसको खरीदे। और इस तरह से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट में जो मैंने शुरू में भी कहा था, प्रारंभ में भी कहा था कि दो भारत, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर हम जा रहे हैं। इंडिया और एक भारत, वो भारत, एक वो भारत बन रहा है जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके लड़के हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो लोग एक दूसरे ढंग की शिक्षा पा रहे हैं, जिनको कैपेसिटी है कि वो खरीद रहे हैं। जैसे आपने देखा, मेडिकल की पढ़ाई हुई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, उसमें भी डोनेशन की पद्धति है। तो क्या हुआ? डोनेशन इसका है मतलब बहुत कि बड़ा। आपने बाजार से उसको परचेज कर लिया। आपकी क्षमता वो नहीं थी, लेकिन आपने उसको परचेज किया। तो इस तरह वो से ये गुणवत्ता जो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ हाँ, नेचुरली जी क्वालिटी जी। आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य क्वालिटी था। इसीलिए हम लोग जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का विरोध करते हैं, हम लोग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट चीजों से विरोध है। हम इसलिए विरोध करते हैं कि आपका उद्देश्य मुनाफा कमाना है। अगर आप मुनाफा जी कमाना जी, आपका उद्देश्य नहीं है तो स्वागत है आपका। बिल्कुल दूसरी बात यह है कि बिल्कुल। रेगुलेटरी बॉडीज जो है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, वो भी भारतवर्ष में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। यानी आपने देखा होगा कि इस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी थी और वहां पर सिर्फ खेत था, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं। इसी भारतवर्ष में हुआ है। तो ये जी जो जी जी, मसले बिल्कुल। हैं कि ये जो आप जो बाजार के हवाले एडुकेशन को कर रहे हैं, ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। और जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। अब तो आप एक उच्च शिक्षा आयोग बनाने की बात नई शिक्षा नीति में हो रही है, लेकिन वो जो आयोग बनेगा, उस आयोग के हाथ में जो पावर्स आएंगे, आखिर पावर्स को तो वही हिंदुस्तान का आदमी जो कि प्रभावित हो जाता है किसी न किसी चीज से, अदरवाइज जो उसके ये है उससे जो प्रभावित होता है वही उसको रेगुलेट करने वाला होगा। तो फिर तो इसी तरह से समय है। हाँ
निष्पक्षता तो की इस तरह और से ईमानदारी की, पारदर्शिता की जरूरत है। इन सब चीजें बिल्कुल बहुत बिल्कुल गंभीर बिल्कुल है। बिल्कुल। जी जी। तो आप ओके, सभी का चलिए, बहुत 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 अच्छा है, बहुत। धन्यवाद सर। बहुत जी। चलिए, हम कुछ बहुत बहुत सुने हैं हम पूरा, लेकिन जुड़ नहीं पाए थे, फिर हम जुड़े हैं, फिर आगे आपसे होगी। फिर हाँ, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूंगी कि सब में पारदर्शिता, जैसे कि सर आप बोले हैं, और स्वर्णिम मैम है, कहकशा मैम है, और हमारे एक सुरुचि स्टूडेंट थी, उन सबों ने अपनी अपनी बात रखी है। बात यही निकल के आती है कि एक सुधार की ही जरूरत है, जो हम बार बार यही बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे संवाद करने के लिए, शिक्षा आपको और भी बहुत शिक्षण पे धन्यवाद। और स्टूडेंट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, सभी नमस्कार। लोगों को धन्यवाद, सभी स्वर्णिम और जितने भी लोग हैं, कहकशा मैडम, आपको स्वयं बहुत अच्छा एंकरिंग आप कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते।